आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, इनकी संरचना, ऑक्सीकरण अवस्था और इनके नाम पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ऑक्सो अम्ल क्या होता है। यह फास्फोरस का एक ऑक्सो अम्ल है। इसे ऑक्सो अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सो समूह होता है। जब किसी अम्ल के केंद्रीय परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ऑक्सीजन और केंद्रीय परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो इस समूह को ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है। हिंदी में ऑक्सो समूह कहा जाता है। यहाँ पर इस केंद्रीय परमाणु के साथ 3 OH समूह जुड़े होते हैं। वे सभी अम्ल जिनमें एक ऑक्सो ग्रुप होता है और कम से कम एक OH समूह होता है। OH समूह की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, परंतु कम से कम एक OH समूह होना जरूरी। इस OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह भी कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो इस बंध में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के समीप आ जाते हैं। इस पर थोड़ा सा ऋणावेश और इस पर थोड़ा सा धनावेश आ जाता है, और जब यह बंध टूटता है तो यहाँ से H+ आयन अलग हो जाता है। इस H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। वे सभी पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उनको अम्ल कहा जाता है। इसी कारण इस H+ आयन को अम्लीय प्रोटॉन कहा जाता है। H+ आयन इस OH समूह से प्राप्त होता है। तो OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहा जाता है। इस बात को याद रखना। इस अम्ल में OH समूह की संख्या 3 होती है, 1 2 3। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? इसकी क्षारकता 3 होगी। इसे हम त्रिक्षारकीय अम्ल बोलते हैं। त्रिक्षारकीय अम्ल। अगर यहाँ पर OH समूह की संख्या 1 होती तो एक क्षारकीय अम्ल, 2 होती तो द्विक्षारकीय अम्ल, 3 होती है तो त्रिक्षारकीय अम्ल। OH समूह की संख्या 2 से अधिक होने पर उस अम्ल को बहुक्षारकीय अम्ल भी बोल सकते हो। तो OH समूह की संख्या क्षारकता होती है। जितने अधिक संख्या में OH समूह होते हैं, उतने ही अम्ल के द्वारा H+ आयन दिए जाते हैं। यह अम्ल अधिकतम 3 H+ आयन दे सकता है।
इस अम्ल का नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसे फॉस्फोरिक अम्ल भी बोल सकते हो। अगर इस अम्ल से एक ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं, इस अम्ल में से एक ऑक्सीजन परमाणु को हटा देते हैं तो हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस के साथ जुड़ा होता है और इस अम्ल का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसमें OH समूह की संख्या 2 होती है, तो यह द्विक्षारकीय अम्ल होता है क्योंकि इसकी क्षारकता कितनी होती है? 2। इसकी क्षारकता 2 होती है। इस अम्ल में pH बंद नहीं होता है, मतलब फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है, जबकि इस अम्ल में फास्फोरस के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो वह अम्ल जिसमें pH बंद होता है उस अम्ल में अपचायक गुण अधिक होते हैं, वह अम्ल अपचायक होता है क्योंकि जब इस बंध को तोड़ा जाता है, इस pH बंध को हम तोड़ते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन किसी दूसरे परमाणु के साथ या किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर उसका अपचयन कर देता है। अपचयन करने वाले पदार्थों को अपचायक कहा जाता है और फास्फोरस के वे सभी ऑक्सो अम्ल जिनमें pH समूह की संख्या अधिक होती है उनमें अपचायक गुण अधिक होते हैं। अगर किसी अम्ल में 2 pH बंद होते हैं, मतलब फास्फोरस के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो उसका अपचायक गुण अधिक होगा। इसमें केवल एक pH बंद होता है तो इसमें अपचायक गुण कम होते हैं और इसमें pH बंद नहीं होता है तो इसमें अपचायक गुण बहुत ही कम होते हैं। एक और बात जो आपको समझना है, इसका अणुसूत्र कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या को लिखा जाता है 1 2 3। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है। फिर उसके बाद हम केंद्रीय परमाणु फास्फोरस को लिखते हैं जिसकी संख्या 1 है। अंत में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4। 4 ऑक्सीजन परमाणु है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र H3PO4 होता है। इसका अणुसूत्र देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है और फास्फोरस का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 है। तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का अणुसूत्र H3PO3 होता है। एक और बात हमें समझना है, यहाँ पर फास्फोरस के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस के सभी ऑक्सो अम्लों में फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है। यहाँ भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 संयोजकता 5 होती है, परंतु ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं?
इस अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? इस अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी फास्फोरस के किसी भी ऑक्सो अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। इन दोनों तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। तो एक परमाणु की +1 होती है, तो तीनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +3। हाइड्रोजन की तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्था +3। एक फास्फोरस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था X। अगर यहाँ पर फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या 2 होती, तो यहाँ पर हम दोनों फास्फोरस परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था को इस तरह से लिखते 2X, परंतु यहाँ पर फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो हमने X को एक बार लिखा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है, तो तीनों परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? इस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, -6। तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण अवस्था -6। और किसी भी अणु में सभी तत्वों के परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग करते हैं, इनको हम जोड़ते हैं, तो इनका योग उस अणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। चूँकि यह उदासीन अणु है, इस पर यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता है, तो इस पूरे अणु का कुल आवेश क्या होगा? 0। तो हम 0 के बराबर लिख देते हैं और X का मान निकालते हैं। +3 +X प्लस माइनस मतलब -6, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। इस -6 को हटाकर इसका पक्षांतरण करते हैं, इस ओर लिखते हैं, तो -6 क्या हो जाता है? इस ओर लिखने पर +6। +3 को हटा देते हैं तो +3 को इस ओर लिखते हैं तो -3। 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है +3। इस अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इस अम्ल में हम ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, फास्फोरस की X मान लेते हैं और इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -8 होगी और इन तीनों को जोड़कर हम 0 के बराबर कर देते हैं और X का मान निकाल लेते हैं। तो X बराबर क्या होगा? +5। जब इसे हल करते हैं तो X का मान +5 आता है, तो इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। दोस्तों, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ये दोनों अम्ल सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकृति में ये दोनों अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक स्थायी होते हैं और अन्य ऑक्सो अम्लों को इन अम्लों से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, उनकी संरचना को कैसे लिखते हैं, इन सब बातों को हम ट्रिक से समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इसमें एक पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है और ये तीनों सिग्मा बंद होते हैं।
संकरण से बनते। एक सिग्मा बंध का निर्माण एक संकरित कक्षक से होता है। यहाँ पर फास्फोरस के पास 4 सिग्मा बंध होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फास्फोरस के पास 4 संकरित कक्षक होते हैं। सिग्मा बंधों की संख्या 4 है, संकरित कक्षकों की संख्या 4 है। और जब सिग्मा बंध 4 होते हैं तो उस परमाणु का संकरण क्या होता है? उसका संकरण sp3 होता है। और sp3 संकरित परमाणु से बना अणु चतुष्फलकीय होता है। उस अणु की आकृति या बंधों की व्यवस्था, चारों सिग्मा बंधों की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। तो यह चतुष्फलकीय अणु है और यह भी चतुष्फलकीय अणु है। इसमें भी एक पाई एक सिग्मा, मतलब यहाँ पर कुल 4 सिग्मा बंध है। तो यह चतुष्फलकीय अणु है। तो अब हम देखते हैं ट्रिक का उपयोग कर इन अम्लों की संरचना को कैसे बनाते हैं। फास्फोरस के अनेक ऑक्सो अम्ल होते हैं और इन ऑक्सो अम्लों में ऑर्थो, मेटा, पायरो, हाइपो इन शब्दों का उपयोग होता है। मतलब जब इन अम्लों का नाम लिखते हैं तो नाम से पहले हमें ये शब्द मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑर्थो का मतलब क्या होता है। ऑर्थो, मेटा, पायरो, हाइपो ये सभी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ऑर्थो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्रू फॉर्म, वास्तविक रूप। आप इसे सामान्य रूप भी कह सकते हो। अम्ल का वह रूप जो इस प्रकृति में सामान्यतः पाया जाता है। और ऐसे 2 ही रूप होते हैं, फॉस्फोरस अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल। तो उनके नाम से पहले हम क्या लिखते हैं? ऑर्थो। ये दोनों फास्फोरस के वे अम्ल हैं जो इस प्रकृति में सामान्य रूप से मिलते हैं। और इसी तरह यह बोरोन का ऑक्सो अम्ल है जो इस प्रकृति में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इसका नाम बोरिक अम्ल होता है, परंतु इसका पूरा नाम ऑर्थोबोरिक अम्ल होता है। अब हम बात करते हैं मेटा की। इस मेटा शब्द का अर्थ आफ्टर होता है। आफ्टर मतलब बाद में। जब हम किसी ऑर्थो अम्ल से जल का एक अणु निकाल देते हैं तो उसके बाद बना अम्ल वह अम्ल मेटा अम्ल होता है। जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसमें से जल का एक अणु बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 हो जाती है। यहाँ से 1 ऑक्सीजन को आउट कर देते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 हो जाती है। HPO3 बनता है। फॉस्फोरिक अम्ल से जल का एक अणु बाहर निकालते तो बना अम्ल मेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहलाता है। इसी तरह बोरिक अम्ल से जल का एक अणु बाहर निकाल देते हैं तो मेटाबोरिक अम्ल बनता है। तो मेटा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पायरो का क्या मतलब होता है? पायरो शब्द का मतलब है हीटिंग, गर्म करना। जब किसी ऑक्सो अम्ल को गर्म करते हैं और गर्म करने पर जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। इस तरह से प्राप्त ऑक्सो अम्ल
पायरो ऑक्सो अम्ल कहलाता है। फॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और इन अणुओं में से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। इन दोनों अणुओं को हम जोड़ते हैं और जल का एक अणु बाहर निकाल देते हैं। जब ये दोनों अणु जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 हो जाती है। फॉस्फोरस के 2 परमाणु हो जाते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 8 हो जाती है। अब इसमें से जल का एक अणु बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जल के अणु के बाहर निकलने से ये दोनों अम्ल के अणु आपस में जुड़ते हैं तो जल का अणु बाहर निकाल देते हैं। तो अब हमें क्या प्राप्त होता है? 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं, 4 हाइड्रोजन। फॉस्फोरस के 2 परमाणु, ऑक्सीजन इन परमाणुओं की संख्या 8 है। 8 ऑक्सीजन परमाणुओं में से एक ऑक्सीजन परमाणु को आउट कर देते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 7 हो जाती है। इस अम्ल को हम फॉस्फोरिक अम्ल से बनाते हैं, गर्म करके बनाते हैं। तो इस अम्ल के नाम से पहले पायरो शब्द लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इस बात को याद रखना। हाइपो शब्द का अर्थ कम होता है। कम क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था। जब किसी अम्ल से कोई दूसरा अम्ल बनाते हैं और उस अम्ल की ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो उसके नाम से पहले हाइपो लगा देते हैं, जैसे H3PO3। इस अम्ल का नाम क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसमें से एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं, यहाँ से हम एक ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ऑक्सीजन को माइनस कर देते हैं। तो अब हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? H3PO2। इसे हम ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होगा। इस अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसी से इस अम्ल को बनाते हैं, एक ऑक्सीजन को हटाकर बनाते हैं और इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 प्राप्त होती है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है और इसकी कम होती है। तो जब ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है तो अम्ल के नाम से पहले हाइपो लगा देते हैं, तो इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है। तो ये तो हमने समझा कि इनका नाम कैसे लिखते हैं। अब हम समझने वाले हैं संरचना को, और संरचना को ध्यान से समझना। तो अब हम देखते हैं कि संरचना को कैसे बनाते हैं। H3PO3। आपको 2 अम्ल याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और दूसरा याद रखना है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल।